अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा चैप्टर है मोशन एंड फोर्स, चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर का। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को स्टडी किया था। इसी तरह से आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के नाम से ज़ाहिर है कि मोशन एंड फोर्स, मतलब हमने मूवमेंट देखनी है बॉडी की और उसके जो फोर्स है उसको स्टडी करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है इसका है डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना कि क्या छोट बेसिक जो है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को इसकी डेफिनेशन मैट्रिक के अंदर भी पढ़ी होगी। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे कि ये बॉडी मूव कर रही है एक कर्व पाथ के ऊपर, तो कर्व पाथ के ऊपर जब बॉडी मूव करती है, जब कर्व पाथ पे इस तरह से मूव कर रही होती है तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, मतलब लेंथ ऑफ द पाथ। लेकिन जब दो पॉइंट्स के दरमियान हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, कम से कम फासला, तो शॉर्टकट भी जिसको कह सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें जो है वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट इसीलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपने बेटा जो भी चैप्टर टॉपिक पढ़ना है ना, उसका आपको ये पता होना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये यहाँ पर r1 और r2 के साथ जो है ना वो ओरिजिन के साथ कंबाइन किया हुआ है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो d के बराबर होता है। आगे इसकी डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने कर लेनी है। और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पीपीएससी में वेलोसिटी के इतना ईजी टॉपिक और इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अब आप लोगों ने जैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन पे सबसे पहले जाते हैं। अच्छा, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी ने ए से शुरू किया, वो बी पे गई, बी से वापस ए पे आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। लेकिन क्या उसकी वेलोसिटी जीरो है? टाइम के लिहाज से टाइम तो गुजरा है, वेलोसिटी तो जीरो नहीं है ना। तो फिर वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं है, क्या इसका है? जैसे जहाँ जैसे वी एवरेज निकाला हुआ है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पीपीएससी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था कि एक बॉडी जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, सबसे पहले वो नॉर्थ में जाती है, नॉर्थ से फिर ओरिजिन पे आती है, फिर उसके बाद साउथ में चली जाती है, साउथ से फिर वो मूव करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, फिर वो ईस्ट की तरफ जाती है, ईस्ट से वापस ओरिजिन पे आके फिर साउथ पे। मतलब जहाँ से बॉडी ने स्टार्ट लिया वहीं पे वापस आ गई। लेकिन उसके अंदर मेंशन किया हुआ था कि इतने इसने स्पीड इतनी वेलोसिटी से इतने सेकंड में इधर से इधर गई, मतलब 5 सेकंड में ओरिजिन से इतने इधर जाने नॉर्थ तक जाने को उसको इतना टाइम लगा। काफ़ी लंबी स्टेटमेंट थी, लेकिन इसका आंसर क्या था, ज़ीरो। एवरेज वेलोसिटी उस सूरत में ज़ीरो थी। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, सो एवरेज वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। जैसे कि अगर हम एक बॉडी को नीचे फेंकते हैं बॉल को, और वो बॉल अपनी इनिशियल हाइट पे चली जाती है, तो अब उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो नहीं होती, लेकिन एवरेज वेलोसिटी फिर भी ज़ीरो है। अब ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, हम पूरे पाथ को छोटे-छोटे पाथ के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, छोटा-छोटा सा जो है ना पैचेज़ ले लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं, डेल्टा डी मतलब R2 माइनस R1 छोटे-छोटे पैचेज़ में जब हम डिवाइड कर लेते हैं, तो टाइम भी बहुत छोटा होता है और डिस्प्लेसमेंट भी उस टाइम के अंदर बहुत कम रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ए से बी की तरफ जा रहा है ना, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा डी, तो वो किसके बराबर है, R2 माइनस R1, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। जब वो बी से वापस आएगा तो वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वेलोसिटी इज डिफाइन, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद क्या है कि वी इंस्टेंटेनियस से आगे इसको टाइम अप्रोचेस टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल इतना छोटा लेना है कि वो जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाए, मतलब जीरो पॉइंट समथिंग हो, जीरो एक्चुअल में ना हो लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा हो। ठीक हो गया, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी री जैसे। अच्छा, ये आखिरी इस वेलोसिटी के एंड पे भी ये लाइंस कुछ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज, मतलब हर इंस्टेंट के अंदर वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। फर्स्ट इंस्टेंट सेकंड, मतलब टोटली जो है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आ रही है, तो हम कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर मूव करे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। सेम इसी तरह से है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड
एक्सेलरेशन, और हम इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या हो सकता है, 0 हो जाता है, लेकिन हम इसको भी जो है ना इंस्टेंटेनियसली कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद एंड पे इसके लिखा हुआ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, इज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, बट इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि अगर वो बहुत कम टाइम दे सकते हैं लेक्चरशिप की तैयारी को, तो जब वो लेक्चर ले रहे हों, तो जो चीज़ को मैं अंडरलाइन करने का कह रही हूँ और जिस चीज़ को मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, तो वो वहां पर से लाइन को नोट डाउन कर लें और वो सिर्फ अपने नोट्स बना के एट द एंड उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। मतलब वीडियो ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट की होती है, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो 30 मिनट में आप इसको सुने, साथ साथ लिखते जाएं और उसके बाद उसको रीड आउट कर लें बाद में। तो उनके चांसेस हैं, मतलब 100% नहीं मैं कहती, लेकिन वो, अब मैं ये कहती हूँ कि 60% चांसेस हैं कि वो टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, जो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन में है और वो नहीं ज़्यादा तैयारी कर सकते, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। लेकिन बाकी जो है फ्रेशर हैं, वो जिनके पास फ्री टाइम है, उसको इसको थॉरोली पढ़ें काइंडली। अगर वो थॉरोली पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो है पीपीएससी के अंदर अगर आपने 80 में से एटलीस्ट 70 मार्क्स लेने हैं, तो आप लोगों को इसको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था, इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लेंगे और टाइम को लेंगे। ये भी हमें पता होना चाहिए कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो लाइन किसकी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब वो वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब वेरिएबल तो होगी लेकिन इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, मतलब पहले 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 6, फिर 8 वेलोसिटी हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, अच्छा उसको हम क्या कहेंगे, ये लीनियर होगा ग्राफ, और अगर वेरिएबल है तो वो इसी तरह से कर्व्ड आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और है, द स्लोप। स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है वाई एक्सिस को हम जब डिवाइड कर देते हैं एक्स एक्सिस पे, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्लोप। अब हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, v और t, तो जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। ये देखा, एवरेज एक्सेलरेशन, ये आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है। उसके अलावा आप लोगों ने ये एंड पे जो दिया हुआ है, सॉरी ये पेज चेंज हो गया, यहाँ से डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस किसके बराबर होते हैं, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पर देखें आप कि ये जो है ना, ये शेप कौन सी बन रही है, ट्राइंगल, ट्राइंगल बन रही है ना, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है ना, एरिया क्या है, एरिया किसके बराबर होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब बेस मल्टीप्लाई बाय ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है ना, इसके बराबर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर आ जाता है, एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। ये दो लाइनें हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। ठीक हो गया, 1/2 VT, ये इसका फार्मूला है, ये आप लोगों को पूछा जा सकता है पीपीएससी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिव्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी कहा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। उसका जो एंड पे लिखी हुई है और इनके अंदर वैल्यू पुट करना भी आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों के पास एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड करती हूँ, यस मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस है, ठीक है। तो जब हमारे पास वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हो और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन हो, तो हम ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। अगर ये गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन नहीं है और बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो हम वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जी, जहां पर उसकी वैल्यू लिखी हुई है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे पहले आप लोग जो यूज करते हैं वो 10 मीटर पर सेकंड यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं, लेकिन जी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक हो गया। और जी की वैल्यू जब अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक हो गया, ये चीजें अंडरलाइन करने वाली हैं। कैन आल्सो बी अप्लाइड फॉर फ्री फॉल मोशन ऑब्जेक्ट बाय रिप्लेसिंग ए बाय जी। ये देखिए, ये फ्री फॉल मोशन के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि ए को जी को। अच्छा जी, ये जो है ना यहाँ पर दिया हुआ, डू यू नो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द सिचुएशन वेयर द फ्रिक्शन इज निग्लिजिबल, ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर वेट।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप एक ईंट को फेंकते हैं ऊपर से और एक बहुत जो छोटी सी बॉल को फेंकते हैं, तो दोनों जो है वो सेम टाइम के अंदर जमीन के ऊपर गिरेंगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पेपर के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पीपीएससी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो है ना वो 10 किलोग्राम की जो बॉल है वेट है, और एक साइड पे आपके पास है एक 10 ग्राम की जो है ना वो बॉल है। ठीक है, दोनों को एक साथ एक हाइट से, इतनी हाइट से फेंका गया है, तो कौन सी जो है ना वो पहले गिरेगी? तो ज्यादातर तो यही आता है कि जो लाइट है वो पहले गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बॉडी फ्रीली फॉल मूव करती है तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करती है, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों बॉल्स के लिए कांस्टेंट है, तो दोनों बॉडीज जो है वो एक साथ गिरेंगी। ये फिगर के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहते हैं? न्यूटन के 3 लॉज है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनर्शिया क्या होती है। अब इनर्शिया के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगी। इनर्शिया क्या है कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है ना, उस फोर्स की मजाहमत कर, इस फोर्स को मजाहमत या उसको रेजिस्ट करने की जो उसकी एबिलिटी है ना, वो क्या कहलाती है? इनर्शिया। अब इनर्शिया किसी बॉडी को पढ़ने के, ईंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। अब ईंट के ऊपर हमें उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितना उसका मैस है। बल्कि आप ईंट की एग्जांपल ना एक साइकिल और एक बस की ले लें। क्या आप बस को पुश करके मूव कर सकते हैं? नहीं। बस के ऊपर आप फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप उतनी फोर्स साइकिल पर लगाते हैं तो आप उसको आप गिरा देते हैं, लेकिन आप बस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि जो बस है ना, उसका उसका मैस ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो मैस और जो इनर्शिया है ना, दोनों एक चीज है। अब जहां पर इनर्शिया की लिमिट खत्म होती है वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन शुरू हो जाता है कि जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स क्या कहती है? एक्सलरेशन पैदा करती है। और वो एक्सलरेशन मैस के जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ही कम एक्सलरेशन पैदा होगा, और जितनी ज्यादा उसके बाद फोर्स जितनी लगेगी उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आगे आ जाता है कि जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग जाती है ना, तो वो फोर्स जो है वहां पर जाके रुक नहीं जाती, बल्कि उसके रिएक्शन में भी एक फोर्स लगती है। दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स और एक्शन। और रिएक्शन फोर्सेस दो फोर्सेस हैं, एक जो एक बॉडी के ऊपर लगती है और दूसरी जो बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगाती है। एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते। मतलब अगर हमने अपना हाथ को टेबल के ऊपर स्टक किया है, तो हाथ के ऊपर जो चोट लगती है वो रिएक्शन है, और जो हाथ टेबल के ऊपर लगता है और अब साउंड प्रोड्यूस होता है वो कौन सा? एक्शन फोर्स। तो एक्शन और फोर्स कभी भी जो है ना सेम बॉडी के ऊपर नहीं लगते, लेकिन इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? ऑपोजिट। नेक्स्ट इज द मोमेंटम। अब मोमेंटम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। आप लोग भी सोचते होंगे कि मोमेंटम का क्या काम है, मोमेंटम का कहाँ पे अमल दखल है? बेटा जब इस तरह से है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है, अभी मैंने बस और एक साइकिल की मिसाल दी, तो मैस तो बस का ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर बस भी मूव कर रही है और साइकिल भी मूव कर रही है, आपने बस को भी रोकना है और साइकिल को भी रोकना है। आप इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के दोनों को रोकना है। ठीक है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं। अगर आप कहें कि सिर्फ मैथ्स को कंसीडर करें, तो बस को तो रोकना मुश्किल ही बहुत है, और जो है उसको रोकना, साइकिल को तो रोकना आसान ही बहुत है। लेकिन अगर साइकिल मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जब बस मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो क्या दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर बस को रोकना फिर आसान है ब्रेक लगा के, और जो है साइकिल को रोकना मुश्किल है, उतनी ब्रेक से साइकिल नहीं रुकेगा। तो ऐसा है कि जो मैथ्स है अकेला वो काफी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो मैथ्स तो जो है इनफ नहीं है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि इनर्शिया जो है, इज इनर्शिया इनफ टू एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन? तो ऐसा नहीं है। जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो मोमेंटम है। जब हम मास की और स्पीड की बात करते हैं, जब बॉडी मूव कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है? एक्सलरेशन, सॉरी मोमेंटम आ जाता है। और अच्छा, दूसरी बात मैं एक बात बताना भूल गई आपको। डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी सब के यूनिट प्लस डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। ठीक हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये डेरिवेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है द न्यूटन, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसको एक्सप्लेन किया जाता है इस तरह से: द रेट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स।
दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक हो गया? तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी रिमेनिंग चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।